हेलो गाइस, मेरा नाम है विनय और आज आप लोग देख रहे हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेमोराइजेशन टिप्स एंड ट्रिक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ, ये वाला वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कॉस्ट ऑफ कैपिटल को याद, जो उसके जो भी फॉर्मूलाज है उसको कैसे याद करना है फटाफट, वो मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा। सो पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये चैप्टर में कौन से फॉर्मूलाज आएंगे रिलेटेड टू डेट, यानी कि डिबेंचर्स के रिलेटेड फॉर्मूलाज है, देन प्रेफरेंस शेयर्स के रिलेटेड फॉर्मूलाज है, देन इक्विटी के रिलेटेड फॉर्मूलाज है। बस ये चैप्टर में इतने ही फॉर्मूलाज हैं। सो अब हम लोग सीधा स्टार्ट करते हैं पढ़ना। आप लोगों ने अभी देख लिया रहेगा कि ये चैप्टर में कितने टाइप्स के फॉर्मूलाज बन सकते हैं। तो तीन ही मेजर कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर फॉर्मूलाज बन सकते हैं। सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये जो चैप्टर है, ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है? कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है। देन अभी हम लोग को सबको बैलेंस शीट तो याद ही होगा। ठीक है। अब ये बैलेंस शीट, ये जो बैलेंस शीट दिख रहा है आपको, इसमें हम लोग कौन सा साइड देख रहे हैं? लायबिलिटी साइड देख रहे हैं। ठीक है। लायबिलिटी साइड के अंदर भी अब हम लोग को ऊपर देखना है, हेडिंग क्या रहेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। इसके अंदर क्या आएगा? दो पार्ट आएंगे। पहला शेयर होल्डर्स फंड और दूसरा क्या आएगा? बॉर्डर फंड्स। कैपिटल एम्प्लॉयड का दो पार्ट है। क्या है? फर्स्ट शेयर होल्डर्स फंड और बॉर्डर फंड्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेट भी बोलते हैं या फिर डिबेंचर्स भी बोलेंगे। डेट बोलते हैं जिसके अंदर डिबेंचर्स इंक्लूड होगा। ठीक है। अब शेयर होल्डर्स फंड के अंदर क्या क्या आएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड आएगा, एंड दूसरा क्या आएगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स फंड। अब इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल है, रिजर्व्स एंड सरप्लस है। उसमें से हम लोग क्या करेंगे? मिसलेनियस एक्सपेंडिचर को माइनस कर देंगे। तो हम लोग का क्या आंसर आएगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। तो ये हमारा मेन जो कॉन्सेप्ट था वो याद यहाँ से ही हो गया इजीली। देन अब हम लोग नेक्स्ट क्या देखेंगे? हमारा, हाँ, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स फंड। उसके अंदर क्या आएगा? सिर्फ और सिर्फ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है। इतना देख लिया हम लोग ने। अब इक्विटी शेयर के ऊपर ये चैप्टर में कितने फॉर्मूलाज बने हैं? इक्विटी शेयर क्या रहेगा? के ई सी रिप्रेजेंट होगा ये चैप्टर में। ठीक है। के ई का मतलब क्या होगा? कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सो इसके ऊपर हम लोग को कितने फॉर्मूलाज बन चुके हैं? एक, दो, तीन, चार, पाँच और ये छः, छः फॉर्मूलाज है इन शॉर्ट टोटल। पहला कौन सा है? इक्विटी शेयर कैपिटल पे। पहले तो इक्विटी शेयर कैपिटल पे डिविडेंड यील्ड प्राइस अप्रोच है, डिविडेंड यील्ड या फिर प्राइस अप्रोच है, डिविडेंड यील्ड ग्रोथ अप्रोच है, देन अर्निंग्स यील्ड ग्रोथ अप्रोच है, अर्निंग्स यील्ड अप्रोच है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल है और रियलाइज यील्ड अप्रोच है। इसमें से ज़्यादा ग्रोथ वाला जो कॉन्सेप्ट रहता है वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। सो हम लोग इसके भी जो भी फॉर्मूलाज है वो देख लेते हैं। ये वाले पार्ट के फॉर्मूलाज हम लोग देख लेते हैं अब। सो कॉस्ट ऑफ इक्विटी, फ्रेश इशू, एग्जिस्टिंग। अब ये मैंने दो पार्ट लिखा है यहाँ पे, फ्रेश इशू और एग्जिस्टिंग। अब इसका मीनिंग देखते हैं पहले। फ्रेश इशू का मीनिंग क्या होगा? मीन्स ऑलरेडी कंपनी एग्जिस्टिंग है और एग्जिस्टिंग कंपनी फर्दर इशू कर रही है ऑफ इक्विटी शेयर्स, फर्दर इशू ऑफ एग्जिस्ट इक्विटी शेयर्स। और ये हुआ इसका ये एग्जिस्टिंग का मीनिंग था।
कि कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है और इशू कर रही है फर्दर इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। और ये फ्रेश इशू जो मैंने यहाँ पे कहा कि मीन्स ये जो कंपनी है ना फर्स्ट टाइम खुली है, अभी नई नई कंपनी है और अभी नई नई कंपनी इशू कर रही है इक्विटी शेयर्स। ठीक है, ये एग्जिस्टिंग और फ्रेश इशू का मीनिंग समझ आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इन दोनों का मीनिंग थोड़ा सा डिफर करता है। हम लोग एग्जाम में क्या अज्यूम करते हैं, जो भी एग्जिस्टिंग कंपनी है, जो भी एग्जिस्टिंग कंपनी है अभी, वो क्या कर सकती है, उसका जो भी कॉस्ट निकालना है ऑफ इक्विटी शेयर्स वो किस पे निकालेगी, मार्केट वैल्यू पे निकाल सकती है, बेस्ड कभी का मार्केट वैल्यू, करंट मार्केट वैल्यू। ठीक है, और यही सिचुएशन में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी है, अब वो क्या कर सकती है, उसको और पैसा चाहिए तो वो और शेयर्स इशू करेगी। तो वो और शेयर्स जब इशू कर रही है तो वो क्या करेगी, उसके नेट प्रोसीड्स पे उसका कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालेगी। नेट प्रोसीड्स पे फॉर दैट पार्ट ऑफ शेयर्स उन लोग नेट प्रोसीड्स पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालेंगे। और यहाँ पे फ्रेश इशू का उन लोग ये उसका मीनिंग हुआ। सो दो सिचुएशन हो सकते हैं, एग्जिस्टिंग कंपनी, पहला सिचुएशन क्या होगा, एग्जिस्टिंग कंपनी, एग्जिस्टिंग कंपनी क्या करेगी, उसका एग्जिस्टिंग क्वेश्चन में हम लोग को पूछ सकते हैं, एग्जाम में हम लोग को पूछ सकते हैं एग्जिस्टिंग कंपनी का मुझे कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल निकाल के दो। या तो एग्जाम में हम लोग ऐसा पूछ सकते हैं, मुझे एग्जिस्टिंग कंपनी है लेकिन वो नया शेयर इशू करना चाह रही है तो उसका कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल के दो। अभी नया शेयर इशू करना है तो उसको मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, ब्रोकरेज, ये सब भी रहेगा। तो उस सिचुएशन हम लोग क्या यूज़ करेंगे, नेट प्रोसीड्स ये टर्म यूज़ करेंगे। और ये उस सिचुएशन में लोग क्या करेंगे, नेट प्रोसीड ये वाला फॉर्मूला जो है वो यूज़ कर लेंगे। या तो और एक सिचुएशन भी आ सकता है कि एकदम नई नवेली कंपनी है, एकदम फ्रेश कंपनी है, सो उस टाइम पे भी नेट प्रोसीड्स वाला फॉर्मूला यूज होगा। अब हम लोग डिविडेंड यील्ड अप्रोच कब यूज करेंगे, जब हम लोग को क्वेश्चन में किसका डेटा दिया रहेगा, डिविडेंड का डेटा दिया रहेगा। तो फॉर्मूला क्या हम लोग का, डीपीएस अपॉन एमपीएस। अभी ये डी लिखा है मैंने यहाँ पे, इसका मीनिंग क्या होगा, डीपीएस। P0 लिखा है, इसका मीनिंग क्या होगा, एमपीएस, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। डीपीएस का मीनिंग क्या होगा, डिविडेंड पर शेयर। देन हम लोग को नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, अर्निंग्स यील्ड अप्रोच। ठीक है, इसका भी लॉजिक सेम है। ये वाला जो फॉर्मूला है ये एग्जिस्टिंग कंपनी का है और ये फ्रेश इशू मीन्स एग्जिस्टिंग शेयर्स के लिए फॉर्मूला है और ये फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स के लिए फॉर्मूला है। हाँ, ये एकदम सिंपल पार्ट हो सकता है, आप ऐसे याद रख सकते हो। ये एग्जिस्टिंग शेयर्स के लिए फॉर्मूला है और ये फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स के लिए फॉर्मूला है। यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को मॉडिफाई कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग शेयर्स और ये फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, ऐसे हम लोग इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। तो ये हो गया एग्जिस्टिंग के लिए और ये हो गया फ्रेश इशू के लिए। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी में क्या आएगा, ईपीएस अपॉन P0। पहले इसमें यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे सिमिलैरिटी क्या है, अभी यहाँ पे पहले डिविडेंड का डेटा दिया था तो डिविडेंड अपॉन P0। यहाँ पे क्या था, डिविडेंड, यहाँ पे क्या है एमपीएस का, यहाँ पे डीपीएस के जगह पे क्या है, ईपीएस है। और फिर नीचे न्यूमरेटर कॉमन है एमपीएस, यहाँ पे भी न्यूमरेटर कॉमन है जो कि है एनपी, नेट प्रोसीड्स। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वाले देखते हैं। आप लोगों को ऑलरेडी लेक्चर्स में सब लॉजिक तो पता ही रहेगा, मैं आपको सिमिलैरिटीज़ बता रहा हूँ वीडियो, ये वाले वीडियो में क्या 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 सिमिलैरिटीज़ है। डिविडेंड यील्ड अप्रोच में क्या रहेगा, D1 अपॉन एन पी, यहाँ पे क्या रहेगा, D1 अपॉन P0। यहाँ पे देखो D1 है, यहाँ पे सिर्फ D है। ठीक है, D1 का फॉर्मूला क्या है, जो भी करंट डिविडेंड प्रीवियस ईयर का डिविडेंड था प्लस ग्रोथ रेट। फिर यहाँ पे फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स है,
ये एग्जिस्टिंग शेयर्स है। फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स के लिए क्या रहेगा, D1 अपॉन नेट प्रोसीड्स। फ्रेश इशू बोल दिया तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, सीधा नेट प्रोसीड्स। एग्जिस्टिंग शेयर बोल दिया तो सीधा डिनोमिनेटर में क्या क्या आ जाएगा, P0 यानी कि मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। इसका फॉर्मूला अभी क्या बन जाएगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू DPS अपॉन मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इंटू 100 प्लस 0 प्लस G यानी कि ग्रोथ रेट। ठीक है, सिमिलर लॉजिक को फॉलो करते हुए यहाँ पे डिविडेंड का डेटा दिया था, अब यहाँ पे हम लोग को किसका डेटा दिया है, EPS यानी अर्निंग्स पर शेयर का डेटा दिया है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, E1 अपॉन NP और E1 अपॉन P0 यानी कि मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स इंटू 100 प्लस ग्रोथ रेट। कैपिटल एसेट, अब नेक्स्ट हम लोग को क्या बचा है, हम लोग को ये 4 फॉर्मूलाज इजीली कवर हो चुके हैं। अब क्या बचा है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। इसका हम लोग फॉर्मूला क्या रहेगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू रिस्क फैक्टर। RF मतलब क्या है, रिस्क फैक्टर। RM मतलब मार्केट रिस्क माइनस रिस्क फैक्टर इंटू बीटा। अब इसका इंटरप्रिटेशन कैसे होगा, देखो मीन्स जो मेरी कंपनी है उसका, हाँ जो मेरी कंपनी है वो उसका जो भी मार्केट का रिटर्न्स है वो किससे रिप्रेजेंट होगा, RM से। ठीक है, और जो बाहर जो भी सिक्योरिटीज मिल रहे हैं, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, ये सब, तो उनके रिटर्न क्या है, तो वो क्या रहेगा, रिप्रेजेंट करेगा RF से। सो उन गवर्नमेंट के जो भी सिक्योरिटीज है वो उसका रिटर्न प्लस मेरी जो कंपनी का रिटर्न है माइनस गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज का रिटर्न, उसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा बीटा से। एक बीटा का मीनिंग क्या होगा, रिस्क ऑफ सिक्योरिटी। सो ये ऐसा फॉर्मूला है, इसको आप ये ऐसे याद रख सकते हो। देन नेक्स्ट क्या है, रियलाइज यील्ड अप्रोच। रियलाइज यील्ड अप्रोच में क्या हम लोग करेंगे, P1 माइनस P0 यानी कि करंट मार्केट प्राइस माइनस प्रीवियस ईयर्स मार्केट प्राइस प्लस डिविडेंड डिवाइड बाय P0। डिविडेंड D1 है ये, तो डिविडेंड विथ ग्रोथ रेट। अब हम लोग क्वेश्चन में ग्रोथ रेट कैलकुलेशन करने के लिए बोल सकते हैं, तो अभी ग्रोथ रेट कैलकुलेट कैसे करेंगे हम लोग। अब पास्ट ईयर का डेटा दिया, डिविडेंड्स का दिया गया है क्या आपको, पहले हम लोग ये चेक करेंगे। अगर हाँ दिया है तो 2 साल या उससे ज़्यादा डेटा दिया है, पहले हम लोग ये क्वेश्चन पूछेंगे। तो उस सिचुएशन हम लोग क्या करेंगे, फॉलो डी जो भी करंट ईयर का डिविडेंड है उसको माइनस करेंगे प्रीवियस ईयर का डिविडेंड डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर डिविडेंड इंटू 100। जैसे हम लोग परसेंटेज निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ करते थे ना वो करेंगे, तो उससे हम लोग को क्या आ जाएगा, ग्रोथ रेट का फॉर्मूला आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर फ्लक्चुएटिंग है, मतलब 5-6 साल का डेटा दे के रखा है और उस मीन्स हम लोग ने परसेंटेज के फॉर्मूला के थ्रू हम लोग ने डिविडेंड का ग्रोथ हम लोग ने ग्रोथ रेट निकाल लिया और वो 5 साल में अलग अलग है, तो हम लोग क्या करेंगे, वो 5 साल का एवरेज लेकर के वो कंसिडर, जो भी आंसर आएगा वो कंसिडर कर लेंगे एज ग्रोथ रेट। लेकिन सिर्फ 2 ही साल का डेटा दिया है, तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, A इज इक्वल टू P1 प्लस G⁻n। अब P क्या रहेगा, जो भी ग्रोथ रेट दिया है वो करंट ईयर का वो, प्लस 1 प्लस G जो हम लोग को ढूंढना है, और n मतलब क्या 2, आज 2 साल का ही डेटा दिया है। एक सेकेंड, अब हाँ ये रहा, एक मिनट इसको अच्छे से देखना पड़ेगा हम लोग वापस। हाँ अभी ए का मीनिंग क्या होगा, करंट ईयर का मार्केट प्राइस, करंट ईयर का क्या रहेगा, डिविडेंड रहेगा, करंट ईयर का डिविडेंड रहेगा। और ये पी क्या रहेगा, प्रीवियस ईयर का
डिविडेंड रहेगा। फिर इसमें हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट में 1+g⁻n, इसके थ्रू हम लोग ऐसा सॉल्व कर सकते हैं। पी का मीनिंग क्या रहेगा, प्रीवियस ईयर का डिविडेंड। ए का मतलब क्या रहेगा, करंट ईयर का डिविडेंड। मैंने वो पीछे गलती से वो बोल दिया था, लेकिन आप अभी जो बोला है वही अच्छे से याद रखो। देन नेक्स्ट क्या है, कैलकुलेशन ऑफ ग्रोथ रेट। डू यू हैव पास्ट डिविडेंड डेटा। अगर हम लोग के पास पास्ट डिविडेंड डेटा नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ग्रोथ रेट इज इक्वल टू जो भी करंट ईयर का ईपीएस है माइनस डीपीएस, तो हम लोग को क्या मिलेगा, रिटेंशन कितना हुआ है वो, डिवाइड बाय बुक वैल्यू पर शेयर या फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। इस फॉर्मूला से हम लोग पास्ट ईयर का हम लोग ग्रोथ रेट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है कैलकुलेशन ऑफ वेट्स। अब इसमें हम लोग को 3 टाइप के हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बुक वैल्यू वेट्स, मार्केट वैल्यू वेट्स एंड मार्जिनल वैल्यू वेट्स। अब बुक वैल्यू वेट्स में हाँ पहले हम लोग ये देख लेते हैं। ग्रोथ रेट तो कंप्लीट हो गया ना, ये चार्ट कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम लोग ने ये याद तो रख लिया। अब रिजर्व्स एंड सरप्लस का देख लेते हैं। रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल उन लोग ये ये किसका पैसा है, शेयर होल्डर्स का पैसा। कौन से शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स का पैसा है ये। तो कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया तो ऐसा, अगर इन्फॉर्मेशन दिया गया है रिगार्डिंग ब्रोकरेज एंड टैक्स रेट, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स माइनस कर देंगे ब्रोकरेज, पहले ब्रोकरेज माइनस करेंगे देन टैक्स माइनस करेंगे। सो उसका ऐसा फॉर्मूला बन जाएगा। देन प्रेफरेंस शेयर का क्या, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का फॉर्मूला क्या है, उसमें भी इरिडीमेबल है और रिडीमेबल है। ठीक है, तो चलो पहले ये वाले देख लेते हैं अभी। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस डिविडेंड 1+DDT डिवाइड बाय NP। अब ये फॉर्मूला का लॉजिक क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इरिडीमेबल है, फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स और एग्जिस्टिंग शेयर्स है। ठीक है, अब इसका लॉजिक क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो भी प्रेफरेंस डिविडेंड है, हम लोग जैसे परसेंटेज निकालते हैं ना, कि मीन्स हम लोग को अभी सपोज इंग्लिश में कितना मार्क्स मिला था आउट ऑफ टोटल 7 सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो वैसे ही इसका भी सेम कैलकुलेशन है। तो मुझे जो भी प्रेफरेंस शेयर्स है उसका मुझे नेट प्रोसीड्स कितना मिला था आउट ऑफ, मुझे कितना पे करना पड़ रहा है इंटरेस्ट आउट ऑफ, यानी कि मुझे कितना मार्क्स मिला है। इन शॉर्ट में अगर हम लोग वो एग्जाम्पल देखने जाए परसेंटेज वाला, तो प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय नेट प्रोसीड्स, प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस नीचे डिनोमिनेटर में कब आएगा, जब शेयर्स एग्जिस्टिंग शेयर्स हो, और नीचे डिनोमिनेटर में नेट प्रोसीड्स कब आएगा, जब फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स हो। तो ठीक है, देन ये था किसका था, वह इरिडीमेबल था। अब रिडीमेबल कब होगा, ये इरिडीमेबल था। अब रिडीमेबल का हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग रिडीमेबल देख लेते हैं। सो रिडीमेबल में क्या आएगा, दोनों का ये देखो, दोनों का लॉजिक सेम है। इंटरेस्ट, यहाँ पे इंटरेस्ट है, यहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड है। इंटरेस्ट माइनस कॉर्पोरेट टैक्स रेट। फिर इसमें यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट क्या है, रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइड बाय एन। यहाँ पे क्या है, रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइड बाय एन। यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स डिवाइड बाय 2, रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स डिवाइड बाय 2। सो ये फॉर्मूलाज के थ्रू ये सब सिमिलरिटीज थे। अब मुझे करंट ईयर
में इफेक्टिव कॉस्ट कितना पड़ेगा फॉर प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, तो अब हम लोग को ये निकालना है करंट ईयर में मुझे इफेक्टिव कॉस्ट कितना पड़ेगा ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो मुझे प्रेफरेंस डिविडेंड तो पे करना ही पड़ेगा, ठीक है, इंक्लूडिंग डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स प्लस रिडीमेबल है ये वाला केस। तो हम लोग को क्या आएगा, रिडीमेबल है तो हम लोग को उसको प्रीमियम में रिडीम करना पड़ेगा इन फ्यूचर। अगर सपोज अभी 100 रुपये का डिविडेंड हम लोग फ्यूचर में 110 में रिडीम करने वाले हैं, 5 ईयर का टाइम फ्रेम है, तो हम लोग को हर साल में 2 रुपये का एक्सपेंस एज एन हम लोग को बुक करना पड़ेगा, हम लोग को साइड में रखना पड़ेगा ये एक्सपेंस। तो हम लोग को करंट ईयर में कितना रुपये साइड में रखना पड़ा, 2 रुपये। फिर ऊपर से हम लोग को प्रेफरेंस डिविडेंड भी पे करना पड़ा अलग से, तो ये 2 कॉस्ट आ गए। सो अब हम लोग क्या करेंगे, रिडेम्पशन वैल्यू मुझे 110 रुपये पे करना था, माइनस मुझे नेट प्रोसेस अभी कितना मिला, 100 रुपये मिले थे, मुझे कितने साल में पे करना है 5, तो आंसर आ गया 2। ये ऊपर का न्यूमरेटर का समझा, तो मुझे डिविडेंड के साथ ये रिडेम्पशन वैल्यू अभी जो 2 रुपये आया था वो भी पे करना पड़ेगा। देन डिवाइड बाय रिडेम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स, यानी कि 100 रुपीज़ 110 प्लस 100 रुपीज़ कितना आएगा, 210, कितने 5 साल में। तो मुझे 42 रुपीज़ पे ऑन एवरेज बेसिस पे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अब ये इसका यही फॉर्मेट में सिर्फ प्रेफरेंस डिविडेंड की जगह पे हम लोग यहाँ पे क्या रिप्लेस कर देंगे, इंटरेस्ट। तो हम लोग का ये पूरा फॉर्मूला बन जाएगा। इसमें यहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड की जगह पे यहाँ पे इंटरेस्ट रिप्लेस कर देंगे, ये प्रेफरेंस डिविडेंड की जगह पे यहाँ पे इंटरेस्ट रिप्लेस कर देंगे, तो ये पूरा फॉर्मूला बन जाएगा हम लोग का इजीली। सो हमारा प्रेफरेंस डिविडेंड का ये इक्विटी शेयर कैपिटल के ये 6 फॉर्मूलाज थे, हम लोग ने ऑलरेडी स्टडी कर लिए। फॉर फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, एग्जिस्टिंग इशू ऑफ शेयर्स, रिजर्व्स एंड सरप्लस किसके लिए था, रिजर्व्स एंड सरप्लस का भी हम लोग ने स्टडी कर लिया। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, रिटर्न ऑफ, इसका कुछ काम नहीं है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने, कॉस्ट निकालने के लिए, तो इसको इग्नोर करो अभी के लिए। लेकिन ये फॉर्मेट में है इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि ये मैंने फुल फ्लेजेड फॉर्मेट लिखा है कैपिटल एम्प्लॉयड का। सो ये फॉर्मेट हम लोग को अकाउंटिंग रेशियोज जो चैप्टर है उसमें भी यही सेम फॉर्मेट है, यही सेम कंटेंट्स है। ठीक है, तो हम लोग को सिमिलैरिटी मिलेगा, मतलब ये ऐसा ऐसा लिंक हो रहा है, इसके थ्रू ये फॉर्मूला बन रहा है। सो हम लोग देख सकते हैं। अब बॉर्डर फंड्स में देखो क्या आएगा, हम लोग ने ये प्रेफरेंस शेयर का भी देख लिया, डिबेंचर्स में भी देख लिया। डिबेंचर्स में रिडीमेबल डिबेंचर्स, रिडीमेबल डिबेंचर्स, उसमें फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, एग्जिस्टिंग शेयर्स। अब ये बैंक लोन जो है, ये लोन, लॉन्ग टर्म डेट, ये सब हम लोग को कैलकुलेशन नहीं करना है इसमें। हम लोग को सिर्फ अभी इंटर में डिबेंचर्स का कैलकुलेशन करना है, प्रेफरेंस शेयर का कैलकुलेशन करना है, इक्विटी शेयर का कैपिटल कैलकुलेशन करना है, रिजर्व्स एंड सरप्लस कैलकुलेशन करना है, कॉस्ट निकालना है, बस इतना ही था। अब हम लोग देखते हैं वेट्स, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालते हैं। पहले हम लोग सोर्स ऑफ फंड लिख देंगे। इसमें सोर्स ऑफ फंड में हम लोग क्या लिखे, कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसके अंदर क्या आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस। देन अमाउंट क्या आएगा, अमाउंट हम लोग लिख देंगे बुक, अगर हम लोग को बुक वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो बुक वैल्यू अमाउंट, मार्केट वैल्यू का कैलकुलेट करना है तो मार्केट वैल्यू के अमाउंट, मार्जिनल वैल्यू का कैलकुलेट करना है तो मार्जिनल वैल्यू, यानी कि एग्जिस्टिंग और न्यू इशू, इन शॉर्ट बोलो तो न्यू इशू का कितना किया है, सिर्फ वही पार्ट मार्जिनल वैल्यू में आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, वेट्स। वेट्स का मीनिंग क्या रहेगा, हाउ मच ईच सोर्स ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड रिप्रेजेंट इन परसेंटेज टर्म आउट ऑफ टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। ये इसका टोटल बुक वैल्यू का अमाउंट का जो भी टोटल रहेगा उसको हम लोग परसेंटेज में टर्म्स में निकालेंगे, मतलब इक्विटी शेयर का परसेंटेज आउट ऑफ टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था, तो वो यहाँ पे लिखेंगे वैसे सब। यहाँ पे क्या आएगा, वेट्स। फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो हम लोग कैलकुलेट करके निकालेंगे अभी पीछे से जो हम लोग ने सारे फॉर्मूलाज देखे उसका थ्रू ये। फिर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब क्या करेगा, वेट्स और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे
सो हम लोग को जो फाइनल आंसर आएगा वो हम लोग का वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बन जाएगा। और एक चीज़ बताना था, ये आप देख सकते हो इसके अंदर इक्विटी शेयर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, बुक वैल्यू इंटू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, रिजर्व्स एंड सरप्लस अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा तो प्रेफरेंस शेयर क्या रहेगा, बुक वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, बुक वैल्यू इंटू नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स के लिए बुक वैल्यू इंटू नंबर ऑफ डिबेंचर्स, इक्विटी शेयर के लिए मार्केट, अगर मार्केट वैल्यू निकल रहा है अभी तो मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस के लिए यहाँ पे क्या हम लोग ने नोटिस किया, रिजर्व्स एंड सरप्लस नहीं है, मार्केट वैल्यू में रिजर्व्स एंड सरप्लस नहीं आएगा, क्यों, बिकॉज इट इज इंक्लूडेड इन मार्केट वैल्यू। यहाँ पे बुक वैल्यू में क्या रहता है कि उसका अमाउंट अलग रहता है, इक्विटी शेयर का अमाउंट अलग रहता है, मार्केट वैल्यू रिजर्व्स एंड सरप्लस का अमाउंट अलग रहता है। लेकिन मार्केट में हम लोग क्या कंसिडर करते हैं कि ये शेयर होल्ड इक्विटी शेयर होल्डर्स का ही फंड है, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का ही फंड है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल का जो मार्केट में वैल्यू रहेगा उसके अंदर ही रिजर्व्स एंड सरप्लस का इम्पैक्ट ऑलरेडी आ चुका होगा। फिर मार्जिनल वैल्यू में क्या रहेगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस तभी लेंगे जब इफ एंड ओनली गिवन इन द क्वेश्चन। सो ये वीडियो में इतना ही था, थैंक यू गाइस।